अस्पताल में, उनके परिवार का, जब डीएम का बच्चा अस्पताल में होगा, जब एसएसपी का बच्चा अस्पताल में होगा और बराबर के बेड पे हम गरीबों का बच्चा पड़ा होगा, तो आप देखना डॉक्टर भी मिलेगा, मशीनें भी सारी होंगी, टेस्ट भी सारे होंगे और इलाज भी सही समय होगा और दवाइयां भी सारी मिलेगी, बाहर के पर्चा में लिखा जाएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन अभी हम लोग उतनी शक्ति में नहीं है, जितनी शक्ति हमें है उतनी शक्ति से हम लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। आज इस देश में मैंने 2 हथियारों की बात करी, एक हथियार मैंने एजुकेशन के तौर पर बता दिया और एक हथियार जिस हथियार की ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ वो हथियार है बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से मिली हमें वोट। ये वोट हमारी ताकत है। अगर ये वोट हमारे पास ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े पैसों वाले राजा महाराजा जो खुद को मानते हैं, ये गरीबों की बस्तियों में पैर नहीं रखते, ये किसानों के पैर नहीं छूते, ये मजदूरों के बराबर नहीं करते। ये तो वोट हमारे पास है, ये वोट इनको खींच के लेके आती है। जब वोट हमारे पास है तो ये आके हमारे पैर पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरी बुआ हो, आप मेरी मासी हो, आप मेरी बहन हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है और इसलिए वोट चली गई। उस दिन आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इस वोट के होने के बावजूद ये नेता 5-5 साल आपके बच्चों में वापस नहीं आते, चुनाव आते हैं तो आज माता को नेता के होते वोट के होते। आज भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं रोज सुनता हूँ, मैं रोज जानकारी को लिखता हूँ, सीधे को लिखता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ से आदमी तो आदमी, जानवर भी नहीं चल सकता। अगर ये सरकारें हमारे लिए हैं और ये नेता हमारे लिए काम करते हैं तो जिस जगह पे हम चलते हैं उन जगह को भी बदलाव क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इनका लक्ष्य नहीं है बदलाव करने का। ये जानते हैं कि जनता है भूल जाएगी, क्या करेगी? इनको वोट देना, वोट देने के बाद हम भूल जाएगी, फिर हम दिमाग चले जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा हथियार हमें दिया कि कल तक जो सड़कों में घूमता था, आपके लिए लड़ाई लड़ता था, आपके आवाज उठाने का काम करता था, जिसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके ऊपर लाठी चलाते हुए पुलिस के डंडे कभी कमजोर नहीं पड़ते थे। आपकी वोट की ताकत से आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चर्चा कर रहा है, दिल में खड़े होकर आपसे हाथ मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये एक तरह का जंप है, आप देखो कि जो कल तक सड़कों पे था आपकी वोट की ताकत ने आज इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ये यहाँ से नगीना से दिल्ली तक का जो जंप लगा ये आपकी वजह से लगा। और आप महसूस करो अब नगीना में क्या बदला है, पता करा के देख लो। वैसे चांदपुर के लोग भी आते हैं, हमारे यहाँ चांदपुर के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चांदपुर के लोग, लेकिन आज नगीना में क्या बदला है? अगर किसी गरीब पर जुल्म होता, हालांकि जुल्म करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि बचेगा नहीं, तो तेरे पीछे किसी का हाथ हो, बीमार भी किसी का हाथ हो, जब लखनऊ बैठे वाला का हाथ हो, दिल्ली बैठे वाले का हाथ हो, बचेगा नहीं। तो अगर बात करें किसी गरीब के साथ, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि अगर कोई गरीब थाने में जाता है तो पुलिस का अधिकारी गरीब उसके कपड़े देख के, उसके फटे हुए जूते देख के, उसकी बुरी हालत देख के उसको गाली से बात नहीं करता, उसको इज्जत से पूछता है कि बताइए भाई आपकी समस्या क्या है? ये बदलाव हुआ है नगीना में आपके वोट देने के बाद, आपके ताकत देने के बाद। आज वो नौजवान जिसकी सुनवाई होती थी, आज वो 10-10 मामलों को लेकर जिलाधिकारी के पास, एसपी के पास, एसएसपी के पास और एसडीएम के पास, तहसीलदार कानूनों के पास, पटवारी सेक्रेटरी के पास, और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी के पेंशन बननी है, किसी का मकान बनना है, तो आज इतने लोग वहां बैठे हैं कि वो तत्काल कहते हैं चाचा हमें दे दो कागज, हम अपने आप करवा लेंगे, आपको फोन कर देंगे, जब आपको जरूरत होगी आप बता दीजिए। ये बदलाव हुआ है आपकी वोट से। जो नगीना वोट आप देते आ रहे हो, बहुत पहले से देते आ रहे हो, लेकिन अब ये बदलाव हुआ है कि जिनके लिए दरवाजे बंद किए हुए थे आज उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ते हैं और उनको सिविल उठा के ये पूछना पड़ता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपने नेता बनाया वहां से वो इन नेताओं से अधिकार से कमीशन नहीं लेता,
वो अधिकारियों से एक बात कहता है कि इन गरीब जनता का काम करना है, इनके आंसू पूछने हैं, इनको ताकत देनी है, इनकी समस्या हल करनी है। और कोशिश कीजिए ये ताकत और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे ताकत आगे बढ़ेगी जो लोग दिल्ली में बैठे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मेरी धरती चांदपुर से कहना चाहता हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है। मैंने भी सरकार दिया था, किसी अपमान हुआ, मैं सो नहीं पाया 2-3 रात, मैं ये सोचता है अपमान का पता कैसे किया जाएगा। और मैंने भी सरकार दिया कि हम लोग इतनी ताकत बनाएंगे कि कुछ क्या बनाया कर रहे हो वो कुर्सी आपके नीचे से खींच लेंगे, आप इस लायक में नहीं रहोगे कि हमारे लोगों का अपमान कर सको। मेरे प्यारे साथियों, सत्ता में बहुत शक्ति होती है और सत्ता मांगने से नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। और छीन वही सत्ता है जिसके अंदर तकलीफ होती है, जिसका पेट भरा हो वो रोटी के बारे में नहीं सोचता, जिसके पास सुख सुविधा हो वो सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचता। लेकिन आपके मेरे जैसे लोग जो अपने लोगों पे की दुख तकलीफों को देखते हैं, क्या करना 75 साल बाद, आज भी पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, आज भी खाने को अच्छी रोटी नहीं, आज भी पीने को साफ पानी नहीं है, आज भी रहने को पक्का मकान नहीं है। क्या आजादी के कितने साल बाद तक, और हम लोग हाथ फैलाते फैलाते मांगते मांगते थक गए हैं कि भाई हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। फिर मैं हंसता हुए सोचता हूँ कि जिन्होंने हम पे इतने साल हमें जीवन में रहने के लिए मजबूर किया, वो हमारे बारे में क्या सोचें। मैं अभी हमारे लोग मंत्री ने उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी आपसे मिलना है। उन्होंने मुझसे कहा भाई चंद्रशेखर जी क्या काम है। मैंने उनसे कहा कि सर मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में मेरी माओ बहनों को काम करने के लिए भट्टों पे जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, कोल्हू पे जाना पड़ता है, ईंटें उठानी पड़ती है। ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूं कि मेरे यहां आप कोई लघु उद्योग लगवा दो जो मैं अपनी माओ बहनों को इज्जत की जिंदगी वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्त में दे दो कुछ भी, हम काम करेंगे, हम मेहनत लगाएंगे, हम मेहनत करके जो भी रोजगार आप लगाने काम करो रोजगार को 4 चांद लगाने काम करेंगे, लेकिन इज्जत की रोटी हमारे लोगों को मिलने का काम होगा, क्योंकि हम मेहनती हैं, भीख मांगने वाले लोग नहीं है। मैं इसलिए चाहता हूं, मैं आपके पास ले आया हूं कि मेरे क्षेत्र में आप रोजगार धंधे कोई उद्योग धंधा लगवा। उन्होंने कहा अच्छा इससे कितने लोगों का भला हो जाएगा। मैंने कहा जितनों का होगा उतनों का तो हो भाई, 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा, 10,000 का होगा, 10,000 परिवार तो इज्जत की रोटी खाएंगे। ये सरकार तो 10 लोगों के बारे में नहीं सोच रही। तो मैंने कहा मंत्री जी जितने लोगों का भला होगा देखा जाएगा, आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बार 10,000 का होगा, अगले साल 10 लाख लोगों का भला होगा। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि हमारी तमन्ना सच्ची है। मैं कोशिश करता हूं, यहाँ हमारे कौशल विकास मंत्री है, मैं उनके पास गया, मैंने उनको पत्र लिखा। उन्होंने कहा बताइए सर क्या समस्या है। मैंने कहा साहब मेरे यहाँ नौजवान बेरोजगार बहुत है और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ बिजनौर का आदमी आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, किसी प्रदेश में चले जाओ, आपको भी कह रहा हूँ ये बिजनौर वालों कहीं चले जाओ, कोई प्रदेश चले जाओ और ये कहना कि हम बिजनौर के तो कोई ना कोई बिजनौर वाला सामने खड़ा होगा। आप देख रहे हैं इतना बड़ा बिजनौर, मध्य प्रदेश में बिजनौर वाले, कर्नाटक में बिजनौर वाले, हैदराबाद में बिजनौर वाले, पंजाब में बिजनौर वाले, दिल्ली में बिजनौर वाले, महाराष्ट्र में मुंबई में बिजनौर वाले, पंजाब में बिजनौर वाले, हरियाणा में बिजनौर वाले, कहीं चले जाओ आपको बिजनौर वाले। तो मैंने कहा उनसे कि सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो गरीबों के बच्चों को रोजगार दे सके। और देखो तड़प क्या है, आज मेरे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार लोग जिनको कमा के अपने परिवार की गरीबी बेबसी खत्म करनी थी, आज वो मजबूर हैं कि पढ़ लिख कर भी उनकी जेब में कोई पैसा नहीं। और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं बहुत हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। जब तक गरीबी बेबसी दूर नहीं होगी, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक आपको भी इज्जत सम्मान से जो है जिंदगी नहीं मिल सकती। मेरी बात को आप याद रखें। और वो आएगा कैसे? वो आएगा ऐसे जब आपको रोजगार मिलेगा, किसी को सरकारी रोजगार, किसी को प्राइवेट रोजगार, किसी को उद्योग लगाने का अधिकार, किसी को और कोई रोजगार, किसी को ठेकेदारी में अवसर, कोई राजनीति में आगे बढ़ेगा। इस तरह से मिलजुल के आगे